अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी। वैसे तो इस खित्ते में बड़ी जंग चल रही है, लेकिन एक जंग पाकिस्तान में भी शाल चल रही है और वो है महंगाई के खिलाफ जंग पाकिस्तान की अवाम की। बिल्कुल। और सुबह पंजाब के अवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज सामने आया है इस महंगाई के तूफान के बाद। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मोटरसाइकिल मालिकान और किसानों के लिए तारीखी इक़दामात का ऐलान कर दिया जनाब। और मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फ़ीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। एक अच्छा इनिशिएटिव है जहां पर महंगाई का ज़ोर ज़ोरा है और जहां पर हम देख रहे हैं क़ुव्वत ख़रीद वैसे ही ख़त्म होकर रह गई है। तो जो मोटरसाइकिल मालिकान हैं उनको काफ़ी रियायत मिली है, लेकिन ये रियायत गाड़ियों वालों के लिए नहीं है, ऑटो वालों के लिए नहीं है, सिर्फ बाइक वालों के लिए है। और ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड बाइक मालिकान को हर माह 2000 रुपए तक पेट्रोल भी दिया जाएगा सब्सिडी के साथ, और रजिस्टर्ड बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। और ये सारे छोटे छोटे इकदाम हैं, लेकिन इससे भी यकीनी तौर पर एक बड़ा तबका है जो बाइक इस्तेमाल करता है, उन्हें फ़र्क पड़ेगा, उन्हें रिलीफ मिलेगा। रजिस्टर्ड बाइक जो है वो 20 लीटर पेट्रोल फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी के साथ हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही साथ जो तमाम गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो सारी की सारी आपको फ्री है। चाहे आप ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं या मेट्रो बस पर सफ़र कर रहे हैं, आपको ये सहूलत फ्री में दस्तयाब है। जो लोग अपने दफातर जाना चाहते हैं, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहते हैं, वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हुकूमत जो है वो जो कर सकती थी वो कर रही है। एक तो बाइक मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का फौरी आगाज़ किया गया है। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। और फिर उसके साथ ही साथ जो हमारे किसान हजरात हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे फ्यूल प्राइसेस महंगी ज़्यादा हो जाती हैं, तो फ्यूल की प्राइस के साथ ही हम देखते हैं उनके लिए मुश्किलात का एक वजह बन जाती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी जो आलात हैं, जो मशीनरी है, वो चलती ही डीजल पर है, इसलिए उनको भी सब्सिडी दी जाए। बिल्कुल। और हम थोड़ा सा और भी आसानी के लिए जो बाइक यूज़र्स हैं, बाइक मालिकान है, मोटर बाइक मालिकान, फ्यूल सब्सिडी के लिए प्ले स्टोर पर जाएं और मोबाइल ऐप है मरियम को बताएं। तो आपने अपनी सीएम को बताना है, मरियम को बताएं, ये ऐप का नाम है। और दूसरी जानब किसानों के लिए भी, जिस तरह आप भी बता रही हैं कि बड़ा रिलीफ है, जिसके अंदर थोड़ी सी अगर डिटेल बताई जाए तो गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों को फी एकड़ डीजल पर सब्सिडी देने का ऐलान है। पंजाब में गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक जो हैं वो काश्तकारों को माली मुआवनत की जाएगी। और पंजाब में हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल 150 रुपये फी लीटर की सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा इकदाम है, काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। आवाम को भी थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखना होगा, जिस तरह से वज़ीर आज़म दिल पे पत्थर रख के कीमतों में इजाफा करते हैं। और फिर हमने देखा कि उन्होंने रिलीफ भी दिया, और उससे एक तासुर ये भी मिला कि ब्यूरोक्रेट्स ने और वुज़रा ने उन्हें ये बता करके जी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कीमतें बढ़ा तो दी, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आवाम के साथ ज़्यादती हो गई है, तो उन्होंने 80 रुपये की जो सब्सिडी दी है और रिलीफ दिया है, उससे किसी हद तक चीज़ें कम हुई हैं। लेकिन अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश होना बाकी है, मज़ीद कमी होना बाकी है, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका एहसास करेगी। बिल्कुल जी, हुकूमत इसका एहसास करेगी और जो LPG की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके ऊपर भी नज़रसानी करेगी। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ट्रंप की धमकी एक बार फिर से सामने आ गई है, आप नाए हुर्मुज़ को खोलो वरना तुम जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। बड़े बड़े बयानात हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए जा रहे हैं, और एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया गया है। और बहुत सारे खदशात मंडला रहे हैं इस खत्ते के ऊपर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुतज़ाद बयानात की वजह से, मुतनाज़ बयानात की वजह से हमें बता रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी तफसील। बिल्कुल। और सबसे पहले इसी पर हम बात कर लेते हैं। इशाल, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, सहाफ़ी होंगे तेहरान से डॉक्टर राशिद नकवी साहब, माहिर आलमी उमूर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहबा, पहले आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये जो इस पिछले वीकेंड पे बहुत कुछ तब्दील हो गया। एक तो हमने देखा कि मिशन कंप्लीट हो गया ईरान का, अमेरिका में मिलिट्री कमान की रजीम चेंज हो गई है, और पीट हेग्सेथ जो अपने इरादों और अपनी हरकत की वजह से बताते रहते हैं कि वो किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी की पूरी कमान ही बदल दी है। एक तो इसका मकसद क्या था, और फिर हमने देखा कि अमरीकी तैयारे इस दावे के बावजूद कि ईरानी फ़िज़ाया को उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, उनके जदीद स्टेल्थ तैयारे गिरना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले F-35 गिरा, अब F-15E A-10 और उसको जो रेस्क्यू करने वाले हेलीकॉप्टर्स थे वो भी निशाना बने हैं ईरानी हमलों के।
लेकिन ये जो ट्वीट है, एक तो इसके अंदर 48 घंटे की डेडलाइन, फिर जो गालम गलोच दी जा रही है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, वो बहुत ही हैरान कुन है और बहुत ही मज़े का खेज़ है। तो क्या ये शिकस्त फाश का एतराफ़ इसे समझा जाए, इस ट्वीट और इसके अंदर जो गलीज़ गालियाँ दी गई हैं, या फिर किसी और हिमाकत का पेश खामा भी हो सकता है इस तरह की ज़ुबान का, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जाना? ये दोनों चीजें हो सकती हैं। शिकस्त तो बहरहाल शिकस्त और बदहवासी तो इसमें है ही, और किसी और ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ का पेश खैमा भी हो सकती हैं। और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इतनी गालम गलोच, इतनी जो है वो गंदी ज़ुबान जो है वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन हैं तो आप ये ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ ऑफिसेज़ ऐसे होते हैं जो एक पूरी कौम को, एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे आप जंग जैसी सूरत हाल में गंदी गालियाँ देने पे आ जाएँ, तो एक तो ये कि एक्सपोज़ करता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को और फिर अमेरिकन मेंटालिटी को कि बुनियादी सोच है क्या अगर उस पर से जो है वो रेशम का कवर हटा दिया जाए, सिविलिटी का और सिविलाइजेशन होने का और एजुकेटेड होने का, और हम सबको फिर उसका पाठ पढ़ाने का। तो अंदर से फिर यही गन निकलता है। और दूसरा, आप बिल्कुल ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक पायलट जो है पहले उसका जहाज जो है वो क्रैश हो जाता है, और वो भी ईरानियन एयर डिफेंस से, और फिर उसमें जो एक को रेस्क्यू करने के चक्कर में 5 जहाज जो हैं वो और जो हैं वो मार गिराए जाते हैं, जिसको फिर अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं कि हम अपना हीरो बचाने के लिए निकले, लेकिन जो जहाज हमारे वहाँ पे थे हम उनको खुद आग लगा के आ गए। तो उस पे एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो बाकायदा उनको गिराया गया है। तो एक बंदे को बचाने के लिए या एक मिशन के लिए जो कि नाकाम हुआ, बंदा बचाना हम साइड पे कर देते हैं, तो एक मिशन जो कि नाकाम था उसके अंदर 7 जहाज अगर आपके गिर जाते हैं तो पता नहीं फिर फतह और शिकस्त क्या होती है। लेकिन ये कि बदहवासी बहरहाल सामने है, और उस बदहवासी में जो भी इसी बदहवासी पे बात कर लेते हैं। ईरानी हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी भी तेहरान से, डॉक्टर राशिद नकवी साहब भी, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर शाजिया साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर राशिद साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? डोनाल्ड ट्रंप बुखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर वो कोई नया मिस एडवेंचर करना चाहते हैं? और ईरान, जिस तरह से ईरान ने भी जवाबी बता दिया है, उन्हें इंदिया दे दिया, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने किसी किस्म की कोई शरारत करने की कोशिश की तो ये पूरा खित्ता एक बार फिर से जंग की लपेट में तो आएगा, तिजारती तमाम मराकज़ भी बंद हो जाएंगे, तिजारती एक जो रास्ता है वो भी टोटली बंद हो जाएगा। आप क्या समझते हैं ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चाहते क्या हैं? उनके बयानात से इस वक्त क्या अखज़ किया जा सकता है, और ईरान उनके इन बयानात से को किस तरह से ले रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शाजिया की बात से फिक हूँ, और आपने भी जो इंट्रो में जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है, बात वही है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों में अमेरिका को अपने जंगी मशीनरी के तनाजुर में जो नुकसानात उठाने पड़े, ये एक बड़े तारीखी नोयत हैं। और अमेरिका का जो रौब, दबदबा और पूरी दुनिया पे उनकी फौज और एयरफोर्स और उनके जदीद-तरीन तैयारों का जो एक खौफ था, वो कल हमें इस्फहान के करीब वहाँ पे मट्टी में मिलता हुआ नजर आया। और इस वक्त उनके वहाँ पे जहाज और हेलीकॉप्टर जो है वो मलबे का ढेर बने हुए हैं। और यकीनन हम तो यहाँ पे जब इनके A-10 तैयारे की तारीफें सुनते थे तो यहाँ पे हमारे जैसे लोग खौफ का शिकार हो गए थे कि A-10 आएगा तो क्या हो जाएगा। फिर F-35 के बारे में दुनिया बहुत चीखती चिल्लाती थी कि ये है वो है, और इसी तरह MQ-9 के बारे में, और ड्रोन्स और जंगी पेड़े और अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, पता नहीं क्या क्या, हमें तो मीडिया में देख ही खौफ का शिकार होते थे। लेकिन ये सब के सब इस वक्त ईरानी अवाम और ईरानी डिफेंस के सामने बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे जीरो हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इस सब के बावजूद कोई तवक्को रखी जाए कि मुआहिदा हो सकता है? क्योंकि बहुत सी डेडलाइन में से एक डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है, तो उससे पहले जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी तवक्कुआत का इजहार कर रहे हैं, तवक्को रखी जाए, और किन शराइत पे हो सकती है? मुझे लगता है कि अमेरिका तो इस वक्त घुटने टेक चुका है, और किसी वक्त भी मामूली सा ईरान का इशारा जो है वो आर्जी जंगबंदी के लिए, तो मुझे लगता है कि वो तैयार है। उसकी फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर आने वाली तब्दीलियां और उनकी आर्मी के अंदर
फायर और फायर का जो सिलसिला चल रहा है, लेकिन असल स्पॉइलर जो है ना वो इसराइल है। इसराइल इस सारी जंग को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। अमेरिका इस वक्त जिसे आप कह सकते हैं कि वो नेतन्याहू के हाथों खेल रहा है। यानी ट्रंप की सूरत हाल तो ये है कि उसके बारे में खुद मुल्क के अंदर अब ये कहना शुरू हो गए हैं लोग कि ये तो हम इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, हम तो अमेरिका की जंग ही नहीं लड़ रहे। और खुद ट्रंप के बारे में उनके जो सीनियर सियासतदान और सेनेटर जो कुछ कह रहे हैं कि इसका जो है वो दिमागी तवाज़ुन जो है वो सही नहीं है। और अब तो जिस तरह की वो बयानात देते हैं लगता यही है डॉक्टर राशिद साहब कि उनका दिमाग ठीक नहीं है। डॉक्टर शाजिया साहिब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह वो कह रहे हैं ब्रिज डे भी है और ये जो आज का पीर का दिन है ट्यूसडे को सॉरी वो कहते हैं कि ब्रिज डे है, लेकिन मंडे को वो कहते हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं, जंग बंदी की तरफ भी पेशकदमी हो सकती है। तो ये जो ब्रिज डे है, अगर वो इस तरह का कोई अटैक, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या जंग बंदी की सूरत हाल नहीं बनती है, तो जिसको वो ब्रिज डे कह रहे हैं, यानी कि कल का दिन वो अगर इस तरह के अटैक करते हैं, इस तरह से वहाँ की ऑयल जो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है या ब्रिजेस को निशाना बनाया जाता है, तो अब क्या समझते हैं कितना बड़ा धचका ईरान के लिए हो सकता है और क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ये करने की कैपेसिटी है अब उनके अंदर? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में कर सकते हैं। हमने आज तक बर्थडे और सेलिब्रेशन के डेज तो देखे थे, लेकिन ब्रिजेस को तबाह करना और इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट्स जो हैं उनको तबाह करने का दिन मनाना जो है, ये पहली दफ़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने हमें बताया है कि ब्रिजेस डे और न्यूक्लियर पावर प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट डे भी हो सकते हैं, और वो डे इन द रेलेवेंस ऑफ कि उनको उस दिन उड़ा दिया जाएगा और साथ में ये कहा जाएगा कि यू एफ बास्टर्ड्स ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इस तरह की जुबान जो है वो इस्तेमाल करके आप कहें कि हम मंगल को तो तुम्हारे तबाही और बर्बादी का दिन मनाने वाले हैं, तुम्हारे पुल और तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट जो हैं वो उड़ाकर, और तुम्हारे पास सोमवार का दिन है, उस दिन हम हमारे से मुज़ाकरात कर लो। तो आपको लगता है कि इस पागल खाने का और इस जो दिमागी जो खराबी है इसका कोई भी सेन माइंड हिस्सा बनेगा या इसको कोई सीरियस लेगा, या ये किसी मुज़ाकरात की तरफ जाने की कोई तमीज़ भी है? गंदी गालियां दे के किसी को कहना कि आ जाओ नहीं तो अगले दिन तुम्हारे साथ, ही तो गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी में हमेशा ये होता है कि जब आप गुंडे के सामने झुक जाते हैं तो वो आपके सर पे और चढ़ता है, वो मुज़ाकरात करने के लिए नहीं बैठा होता। और दूसरा ये कि ये जो ट्रंप की ट्रुथ सोशल की पोस्ट है, ये इटसेल्फ एक रिटन टेस्टिमनी है कि वॉर क्राइम जो है ना सिर्फ ये कि वो कमिट करने जा रहे हैं बल्कि उसका इतराफ़ भी कर रहे हैं। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि बदहवासी में इन्होंने जब अपने ग्राउंड फोर्सेस इकट्ठे करके भेजने की बात की, कोई 70-73 हज़ार लोग इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ जर्मनी से इन्होंने JF-16 मांगे हैं, कोई 10 अटैक जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, लेकिन इसके बावजूद 10 से ज़्यादा जनरल्स जो हैं वो या तो उनको सैक कर दिया गया है या वो रिज़ाइन कर गए हैं कि ये एक सुइसाइडल प्रोजेक्ट है। तो इसमें फिर अब वो ये रहा है कि उनको ये कहीं से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा कि ग्राउंड फोर्सेस भेजो, तो वो फिर एक हमेशा की तरह ये जो वहशी लोग हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल लिमिटेड न्यूक्लियर अटैक जो है वो करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जितने इस मुसीबत में घुस गए हुए हैं इससे बाहर निकलने का इनके पास रास्ता नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर राशिद, आपके ख्याल में एक तो ये जो हमले की बात हो रही है, एक आप कितने पुरुमीद हैं आज कोई मुआहिदा ईरान का अमेरिका के साथ हो जाएगा? अगर हुआ तो वो किन कंडीशंस में, किन शराइत को पूरा होने की सूरत में हो सकता है? अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हो पाता और पावर प्लांट्स पे, ब्रिजेस पे हमला किया जाता है अपनी बुखलाहट में अमेरिका की तरफ से, तो काउंटर प्लान क्या है ईरान का? क्या इस खित्ते के अंदर अरब ममालिक को ही दोबारा जवाबी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा? क्योंकि हमें जो खबर मौसूल हो रही है आप ही के सहाफ़ियों की तरफ से, ईरानी सहाफ़ियों की तरफ से, नॉर्थ कोरिया से ईरान में बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स की खेप जो एग्रीमेंट हुआ था वो मुकम्मल हो चुकी है, वो पहुँचाए जा चुके हैं। तो ये कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है? और क्या फिर हदफ सिर्फ इस खित्ते में अमरीकी अड्डे या इंस्टॉलेशंस होंगी, या फिर अमेरिका तक भी ये बात पहुंच सकती है और इजराइल भी इसकी जद में आएगा भरपूर अंदाज में? मैं लाइटर नोट में कहूँ कि ईरान ने इतने मिसाइल इसराइल पे नहीं फेंके जितने आपने एक सवाल के अंदर इतने सवालात मेरे ऊपर फेंक दिए हैं। अच्छा, तो कोशिश कीजिए अगर आप काउंटर कर सकें। तो मैं मुज़ाकरात की हद तक तो अर्ज करता चलूँ कि ईरान को शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि हम आर्जी जंगबंदी नहीं चाहते, हमें मुस्तकिल बुनियादों पे अमन चाहिए। तो ये वो बुनियादी शर्त है कि जो ईरान अपने मुज़ाकरात के लिए शुरू से रख रहा है, और उसके लिए जो
ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात ये बनती हैं कि जो रीजन के अंदर अमरीकी अड्डे हैं वो जब तक अटैक की पोजीशन में रहेंगे और ईरान के लिए खतरे का बायस बनेंगे तो ये फिर मुआहदे नहीं हो सकेंगे। लिहाजा इन अड्डों के मुस्तकबिल के बारे में ईरान का एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि हमें इलाकाई ममालिक को खुद मिल के अपने दिफा का निज़ाम बनाना चाहिए और बाहर से किसी बड़ी कुव्वत को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। दूसरा जो उनका कहना है कि जब तक इसराइल इस पावर में है और हमले कर सकता है तो ये सबसे बड़ा स्पॉइलर है और ये किसी वक्त भी किसी मुल्क को, बिलखुसूस मुसलमान मुल्कों को वो निशाना बना सकता है और ईरान उसका सबसे पहला टारगेट रहा है। अगर ईरान उसके रास्ते से हट जाता है तो फिर दूसरे ममालिक भी आ सकते हैं। तीसरी जो आपने बात की है कि अगर ये ब्रिजेस पे और दूसरे मसलन बिजली घरों पे या गैस के मराकज़ पे हमला करता है तो ईरान ने भी अभी तक तो बड़े सरप्राइज दिए हैं। आप देख लें कि तो डैमोना के करीब जाके जो टारगेट किया है इनके मिसाइलों ने, तो ये एक पैगाम था कि अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा और इससे आगे बढ़े तो हम आपके डैमोना को भी टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह ईरान ने जो रीजन के अंदर ममालिक हैं उनको भी इंतबाह दिया है कि आप अपनी जो सिफारती और आपकी जो भी कोशिश है वो अमेरिका को रोकने की कोशिश करें और अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल न होने दें, वरना हम तो हर उस जगह पे हमला करेंगे जिस जगह पे हम पर हमला होगा और हम हर उस चीज पे हमला करेंगे जो हमारे ऊपर हमले जिसमें किए जाएंगे। तो ये ईरान ने तो शुरू में इस जंग को जिसको वर्टिकल शुरू किया गया था उसको हॉरिजॉन्टल फैला दिया है और यही मैं समझता हूँ कि इनकी स्ट्रेटेजी है और यही इनका डॉक्ट्राइन है और उसी को लेके आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर अरशद साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे कि शराइत दी गई थी ईरान की जानिब से, अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या इस तरह की भी कोई शर्त रखी जा सकती है कि जिस तरह पहले भी ईरान की जानिब से बात हो रही थी कि पूरे खित्ते के अंदर जो जंगें शुरू की गई हैं, जो जंगें चल रही हैं, उन तमाम को ख़त्म करना होगा, गाज़ा के अवाम की भी इसी में सुनवाई हो सकती है अगर ये शर्त भी रख दी जाए कि गाज़ा से भी जो इस वक्त तसल्लुत है वो उठाना होगा और उनको भी एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना होगा, तो क्या कोई ऐसी शर्त भी ईरानी गवर्नमेंट की जानिब से, ऑफिशियल्स की जानिब से रखी जा सकती है? जी, ये देखना जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्तकिल बुनियादों पे अमन के लिए जो शराइत है ना उसमें इसराइल को महदूद करना और उसकी जंगी सलाहियतों को ख़त्म करना, ये उसका नतीजा बनेगा कि फ़लस्तीन, लुबनान और यमन इन इलाकों पे हमले खत्म हो जाएंगे। असल तो बुराई की जड़ तो इसराइल है ना। इसराइल ने इस वक्त होस्टेज किया हुआ है अमेरिका को। अगर अमेरिका इसराइल को तनहा छोड़ दे तो फिर खित्ते के ममालिक अपना एक प्लान बना के इसके लिए एक मुअस्सिर ज़रिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो तोसी पसंदी है, इसके जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है या इसका न्यू मिडिल ईस्ट के उन्वान से जो ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं, सबका इलाज मुमकिन है और ईरान ने दिखा दिया है सबको कि इसको सबक सिखाया जा सकता है। अब खित्ते के ममालिक को थोड़ा सा होश लेना चाहिए क्योंकि ग्रेटर इसराइल में तो ईरान शामिल तो नहीं है ना, उसमें तो सऊदी अरब शामिल है, उसके अंदर उर्दन शामिल है, उसके अंदर ये दूसरे जीसीसी के ममालिक शामिल है, मुस्तकबिल खतरे में है। ईरान तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं रुकावट की सूरत में है। अगर ईरान खुदा न खासा कमजोर हो जाता है तो ग्रेटर इसराइल तो बहुत ही तेजी से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और नेतन्याहू उसको छुपाता भी नहीं है, खुलेआम उसने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बात की है कि हम ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और अब दुनिया को भी सोचना होगा अपनी पॉलिसी को। और एक तो ये कि डॉक्टर शाज़िया, आपके ख्याल में यूएई का किरदार, और ईरान तो ये कह रहा है कि अब वो बराह रास्त शामिल हो चुके हैं, यूएई की गवर्नमेंट इस जंग के अंदर इसराइल की और अमेरिका की हिमायत में ईरान के ख़िलाफ़, और आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग ख़त्म होती है तो फिर इस खित्ते के खदोखाल क्या होंगे और आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है? किस अंदाज में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? सिर्फ मैसेजेस की हद तक पाकिस्तान तक मैसेज पहुँचे, पाकिस्तान ईरान तक पहुँचा दे, या फिर फ़िज़िकली भी किसी की आमद हो सकती है इस्लामाबाद में, या फिर कहीं और कोई और वेन्यू भी हो सकता है? आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा करता रहेगा। वो सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है इस रीजन का और सबके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से सब उसकी बात सुनते हैं, तो ये तो एक एज हमारे पास है। लेकिन जो इसका फ्रेमवर्क है वो एक सीज़ फायर नहीं है, टेम्परेरी सीज़ फायर जो है वो बिल्कुल भी ट्रंप ने ऑलरेडी पुतिन से कोई महीना पहले कॉल की हुई है, कोई 20 दिन पहले।
तो वहाँ पे भी उनको कहा है कि कोई ऑफ रैंप दें, तो उन्होंने कहा सीज़ फायर नहीं है। ईरानी भी सीज़ फायर पे बिल्कुल नहीं मान रहे। सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि आप हॉस्टिलिटी को टेम्परेरीली जो है वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद आप दोबारा नाज़िल हो जाते हैं उसी तरह, उसी एग्रेशन के साथ। तो पाकिस्तान और रीजनल कंट्रीज़ जो हैं, जो रिसेंटली हमारे यहाँ मिनिस्टेरियल जो है वो मीटिंग हुई भी, उसमें वो तय ये करना चाह रहे हैं और उसमें वो कामयाब हो सकते हैं या नहीं, हमारी दुआएं ही हैं कि वो ये तय करना चाह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनाया जाए जो इस रीजन के लिए हो इंडिजिनसली। यहाँ पे किसी को कोई सिक्योरिटी रैकेट चलाने की या हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइडर बाहर से ना चाहिए हो, और अपने इख्तलाफात हम खुद ख़त्म करके अपनी जो हमारी एक दूसरे के साथ इंटिमिडेशंस हैं या कुछ राइवलरी है, कोई सिविलाइजेशनल हमारी एक दूसरे के साथ जो है वो डिसलाइक है, उसको हम साइड पे रखकर हम एक फंक्शनल रिलेशन बनाएं और अपनी सिक्योरिटी को खुद जो है वो हम उसका कोई आर्किटेक्ट बनाएं जिसमें चाइना और रशिया ऑफ कोर्स शामिल होंगे, और साथ में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसको ओमान के साथ मिलकर जो है ईरान जो है वो कैसे ऑपरेट करेगा। तो ये बहुत लंबा काम है और इस पे काम करने के लिए बहुत हौसला, बहुत बड़े दिमाग और बहुत पेशेंस जो है वो चाहिए। तो इस पे तो काम हो रहा है, लेकिन इन द मीनवाइल जो है, अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिकन अवाम की बात करें या फिर अपोजिशन की बात कर लें वहाँ पर, तो क्या वो कोई प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए आमादा करने के लिए कि वो लचक दिखाएं और अपनी शराइत में नरमी लाएं और या ईरान के साथ जो है वो बैठकर मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं और बात को ख़त्म कर दें या जंग बंदी की तरफ आ जाएं? आपको लगता है कि ऐसा कुछ अंदरूनी सतह पर कुछ हो सकता है अमेरिका की जानिब से? जितना अमेरिकन पॉपुलेशन को मैं समझी हूँ वो ऐसे ही हैं जैसे किसी और सियारे की मखलूक हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जो उनको बताया जाता है वो देखते हैं। उन्होंने अब थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू किया है गज़ा जेनोसाइड के बाद। उसके बाद भी उनको उस हद तक फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नुकसान उनके घर तक नहीं जा रहा। जब तक जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं बॉडी बैग्स में वापस नहीं जाएंगे, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। उनको ये बता दिया गया है कि तुम लोग पावरफुल हो, तुम्हारी आर्मी बड़ी अच्छी है और हम दुनिया में जो भी कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ हैं जो इससे बॉदर होते हैं, कुछ हैं जो नहीं होते। जो इस वक्त बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं वो इसलिए निकले हुए हैं कि हमारे पैसों से एक जंग हो रही है और वो इजराइल के नाम पे, और वो नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं निकले हुए कि ईरान के अंदर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। इतनी ना उनके पास नॉलेज है ना उनको पता है। वो अपनी एक दुनिया में मस्त हैं। कार्डेशियंस देखने वाले लोग जो हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पावर कॉरिडोर के लोग कहाँ आग लगा रहे हैं, क्योंकि आग घर तक पहुंचती नहीं है। इस दफा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्लोज होने के नतीजे में आग उनके घर तक पहुंचने की हम तवक्को कर सकते हैं, जो कि अभी तक उस हद तक पहुंची नहीं है। और यही शायद ईरान की स्ट्रेटजी भी है कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो यकीनन हम किसी किस्म की जो है आपके साथ रियायत नहीं करेंगे। तो जो इंडिस्क्रिमिनेशन आपकी होगी वही हमारी भी होगी। तो आप लाइए अपने सोल्जर, तो उनमें से देखते हैं कितने वापस जिंदा जाते हैं और कितने प्रिजनर ऑफ वॉर बनते हैं। तो ये सारी बात जो आपका सवाल है कि अमेरिका को फ़र्क पड़ता है, अमेरिकी अवाम को इस वक्त फ़र्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि कहीं कोई जंग हो रही है जो कि हमारे पैसों से हो रही है, और हमारा प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट किया था नो वॉर पॉलिसी पे, लेकिन वो दोबारा जंग के अंदर जो है वो धकेला जा चुके हैं। और प्रेसिडेंट वो है जो हर 1 घंटे के बाद जो है बदहवासी में उठकर कोई नई चीज़ वॉमिट कर देता है, जिससे ना आपको पॉलिसी पता चलती है, ना आपको स्टेट का विजन पता चल रहा है, ना कोई वॉर की स्ट्रेटजी पता चल रही है। आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि 4-5 डिरेंज किस्म के लोग जैसे पीट हेग्सेथ टाइप के लोग, जिनका जंग से कोई दूर तक लेना देना नहीं है, ऐसा ही लेना देना है जैसा मेरा और आपका है, और हमें काम दे दिया जाए कि जी हमने एक तीसरी जंग अजीम प्लान करनी है। तो वो आता है, अजीब किस्म की बयानबाजी करता है और उसके बाद 3-4 लोगों को फायर करता है और चला जाता है। अब अगर ये 4-5 लोग मिलकर इन्होंने ये बात अपने दिल पे ले ली है कि नहीं जी अब हम शिकस्त हमें कबूल नहीं है, और इतनी इनके अंदर अकल या रियलाइजेशन ही नहीं है कि फतह और शिकस्त का फैसला तारीख ने करना होता है। अभी जो भी अकल से काम लेगा वो दुनिया को बचा जाएगा, और हो सकता है तारीख में वो फातेह के तौर पे लिखा जाए। इतनी उनके अंदर कैलिबर नहीं है। तो वो अभी फिर ये करना चाहेंगे कि वक्ती तौर पे कोई रिटोरिकल ऑप्टिकल कोई विक्ट्री उनको चाहिए, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि हम अभी भी रेलेवेंट हैं, हम अभी भी हेजमोन हैं, हम अभी भी सुपर पावर। बिल्कुल ठीक, और उनका भरम भी रह जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई कम दे रहा है। डॉक्टर राशिद साहब, आपके ख्याल में एक तो ये कि ईरान के अंदर प्लान था रिजीम चेंज का, लेकिन ये प्लान उलट पड़ गया। हमने देखा कि मिलिट्री रिजीम तो चेंज हो चुकी, अब काबीना के अंदर चेंज की बात हो रही है। तो ये कितना बड़ा अपसेट हो सकता है अमेरिका के लिए, और उससे मज़ीद ईरान में क्या इस वक्त किस तरह से देखा जा रहा है इस चेंज को? क्या ये ईरान के हक़ में बेहतर हो सकती है, ये पहले से ज़्यादा जो हम ख्याल ग्रुप है जो
डोनाल्ड ट्रंप को या उनके रुफका को लगता है कि किसी किस्म की रुकावट पैदा कर रहे हैं इस जंग को आगे बढ़ाने में या इसको शदीद करने में, उनको अगर दोबारा से अहम ओहदों पर बिठा दिया गया तो फिर तो कोई और मज़ीद हिमाकतों का एक नया तूफ़ान भी बर्पा हो सकता है। तो ईरान इसके लिए किस तरह से खुद को तैयार किए बैठा है? देखिए, एक तो ये कि ट्रंप को इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन की तो दरपेश है ना, उसने अपनी सियासी मुस्तकबिल को भी तो बचाना है। तो इस हवाम से कुछ न कुछ मुस्बत चीज़ों की उम्मीद रखी जा सकती है कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल और अपने इक़्तिसादी मफादात को बचाने के लिए मुमकिन है कोई इंसानी बुनियादों पे अच्छा फैसला कर ले। ईरानी अवाम देखें, उन्हें 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दरमियान जहरियत का निशाना बनाया गया। वो ना मुज़ाकरात से, ना वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से, ना उनकी गालियों से और ना उनकी इस तरह की जो बद तहज़ीबी है उसको वो अहमियत देते हैं। वो पहले ही समझते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू एक ही माहियत, एक ही माइंडसेट के इंसान है और ये इंसानियत के दुश्मन है। इनकी बातों को तो यहाँ पे कोई इतनी अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन बहरहाल एक जंग है, जंग के अंदर ईरान की ख्वाहिश ये है कि अब वो मुस्तकिल बुनियादों पे कोई ऐसे अदम जारियत के मुआहदे पे पहुंच जाए कि जिससे आए रोज फिर जंगों का उन्हें सामना न करना पड़े, या फिर इस जंग को इतना तूल दे, क्योंकि इन्होंने ज़हनी तौर पे ईरानी हुकूमत ने अपनी आवाम को ज़हनी तौर पे तैयार रखा हुआ है लंबी जंग के लिए। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम फिर तवील जंग लड़ेंगे, जो भी हो, हतमी हो और मुस्तकिल हो। ये बार बार का जो छेड़छाड़ है सिर्फ इस खित्ते को इसके असरात का सामना करना पड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया अब तो इससे मुतासर हुए बगैर रह नहीं पा रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद नकवी साहब, सहाफ़ी थे तेहरान से, डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे आलमी अमूर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि धमकी के ज़रिए ही सही ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और हिमाकतों का हमलों का जारियत का सिलसिला अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ईरान पर जारी रहता है, तो फिर जवाबी कार्रवाई भी होगी और फिर उसके अंदर नुकसान बढ़ेगा और उसमें यकीनी तौर पे इस दुनिया का हर शहरी, हर रहने वाला, हर इंसान उससे मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकता। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को सिवाय इसके कि वो खुद सीरियस लेते हैं, ना तो अमेरिका में कोई सीरियस लेते हैं, ना ईरान में, ना ही पूरे रीजन में, और ना ही हम सीरियस लेते हैं, तो फिर वो ब्रिज डे मनाएं या फिर कोई भी वैलेंटाइन डे मनाएं, वो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं जिनका इजहार वो आके मीडिया पर या अपने सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। और अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की होनहार बेटियों से, जिनमें शामिल हैं महानूर अली, सहरिश और महविश। आप सभी को वेलकम कहते हैं। और इन्होंने जो कारनामा इस बात से अंजाम दिया है वो इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में उसके फाइनल में जगह बनाई है। मलेशियन दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में खेला गया और चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में महानूर अली ने एशिया नंबर 1 और सीड 2 सिंगापुर की जकेंतिया हान को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। तो इशाल, बाकियों से आप जानिए कि उन्होंने क्या क्या किया। बिल्कुल जी, पेशावर से ताल्लुक रखती हैं ये अली सिस्टर्स, जिसमें सबसे छोटी बहन है महानूर अली, जिन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए अपनी हरीफ को 3-2 से काबू करके ट्रॉफी पर नजरें मरकूज कर ली हैं। ताहम उनकी बड़ी बहन सहरिश अली मलेशिया की नंबर 1 मोहम्मद खैरुज़्ज़ामा मयस्सा से दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-1 के साथ वो हार गई। लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होता है और ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना बड़ा ही हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए, उनके बिल्कुल उनके पेरेंट्स के लिए भी एजाज़ की बात है। तो हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है महानूर, सहरिश और महविश। तो सबसे पहले महानूर से जानते हैं। महानूर, आपका ये फाइनल तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा और किस तरह से आप देखती हैं आपकी जो दोनों सिस्टर्स हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह से आप परफॉर्म कर रही हैं? बिल्कुल, शुरू से आखिर तक जो है टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। बहुत टफ फाइट्स हुई। जो कि मेरे ओपोनेंट्स थे वो बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। जो मैं फाइनल खेली वो भी बहुत लॉन्ग मैच था और बहुत टफ रहा मेरे लिए भी। और उसके लिए भी एक रैली में जो है तो उसने घुटने पकड़ ली तो इतना थक गई थी। तो मेरे लिए मैटर करता है कि मैं बहुत अच्छा खेली और मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ इस टूर्नामेंट में। और मैं सबको, जितने भी मैं ओपोनेंट्स को खेली, मैंने उनसे बहुत अच्छी जो है तो अपनी स्क्वॉश दिखाई और उनसे जीती मैं। और फाइनल जीतने के बाद भी मैं बहुत खुश थी। मैंने सजदा किया, मैं अबू आए, उन्होंने मुझे गले लगाया। तो मेरी टूर्नामेंट बहुत यादगार रहेगा माशाल्लाह। और हम सब के लिए भी यादगार है। हमारी सबकी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं, आपकी कामयाबी के साथ हैं, हम तीनों के साथ हैं। बल्कि आपसे हम ये भी जानेंगे मानूर के जकेंतिया हान के खिलाफ मैच था कितना टफ, उनको काबू आपने कैसे किया। लेकिन उससे पहले महविश और सहरिश से भी जानते हैं। सहरिश, पहले आप बताइएगा कि आपके मैचेस कैसे रहे, कितना टफ रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया, क्योंकि जैसे मानूर ने कहा काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे शुरू से ही।
और काफ़ी बड़ी ड्रॉ भी थी। बहुत डिफरेंट कंट्री से लड़कियाँ आई थी और शुरू के 3 मैचेस मैं जीती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्वार्टर खेल में आई और क्वार्टर में मैंने एशिया नंबर 1 को हराया और फिर उसके बाद सेमीफाइनल्स में हार्ड लक, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया और फिर उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा गया, लेकिन मैं इंशाल्लाह इससे बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह। और सहरिश जो हैं वो 3rd पोजीशन के साथ उन्होंने ब्राउन्ज मेडल हासिल किया। हमारे साथ महविश भी मौजूद है। तो महविश, आपको शायद नींद आ रही थी स्कॉश खेलते हुए, जो कि अभी भी हम देख रहे थे, जैसे कैमरा ऑन हुआ है तो आप नींद में हमें नज़र आ रही थी। क्या वजह बनी और महविश पोजीशन आपने कौन सी हासिल की है और क्या वजह थी, आप इतना शायद दिल से नहीं खेल रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मैं आई जस्ट टर्न 17, तो ये मेरा फर्स्ट अंडर 19 टूर्नामेंट था इंटरनेशनली। और चूंकि हर कैटेगरी अपने लिहाज से बहुत टफ होती है, जैसे महानूर और सहरिश की कैटेगरी उनके लिहाज से टफ है, मेरे लिए मेरी कैटेगरी अपने लिहाज से टफ है। तो ये अंडर 19, 15, 17, मतलब मैं 19 खेल रही थी, सीनियर कैटेगरी खेल रही थी। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम। तो हाँ, हो जाता है, मुझसे अच्छी प्लेयर्स भी थी, लेकिन मैंने भी अपना बेस्ट दिया। और चूंकि हमारी ट्रेनिंग रमज़ान में हुई थी उससे 1 महीना पहले, तो वो भी हमें बहुत डाइट का डिहाइड्रेटेड रहे थे हम बहुत ज़्यादा, फिर भी हमने अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दी। और मैंने उसके बावजूद आपने बहुत अच्छी पोजीशन ली है और हमारी ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे और इस तरह की ढेरों फतवात आप हासिल करें। मानूर, आप बताइएगा कि सेमीफाइनल कितना टफ रहा और फाइनल के लिए आपकी तैयारी कैसी है? बिल्कुल, सेमीफाइनल मेरा बहुत क्लोज मैच गया था। जो जसिंता है सिंगापुर की, वो बहुत अच्छा खेलती थी। उससे मैं पहले भी 2-3 दफ़ा खेल चुकी हूँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में और उस टाइम भी मैं इससे जीती थी। तो इस बार ऑफ कोर्स वो भी अपना प्लान बना के आई थी, वो भी मेरी गेम को रीड करके आई थी। तो इस बार वो बहुत पहली गेम वो मुझसे जीती, फिर मैं उससे 2 गेमें मुसलसल जीती, जो कि फिर मैं 2-1 अप हो गई। तो फिर 4th गेम उसने वो 10-2 अप थी मुझसे गेम बॉल, लेकिन फिर जो है तो मैंने कम बैक किया, मैंने 10 ऑल किया, लेकिन वो गेम भी वो जीत गई। लास्ट गेम में बहुत प्रेशर था, सब देख रहे थे कि कौन जीतेगा, बहुत क्राउड थी मेरे मैच के लिए, लेकिन मैंने अपनी नर्व पे कंट्रोल किया और मैंने अपनी अच्छी स्क्वॉश खेली। ज़बरदस्त। अच्छा, सहरिश, आप बताइएगा, आपने एशिया नंबर 1 खिलाड़ी को शिकस्त दी है, कितना बड़ा चैलेंज रहा? काफ़ी पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि वो महानूर से रिसेंटली अंडर 13 में एशियन जूनियर में जीत चुकी थी और 3-2 काफ़ी लंबा मैच गया था। सो मैं काफ़ी नर्वस थी, लेकिन मैंने अपना माइंड बनाया हुआ था कि मैं जीतूंगी और हम दोनों का काफ़ी अच्छा फाइट रहा और मैं उससे जीत गई, तो मैं काफ़ी खुश थी। चले माशाल्लाह। अच्छा महविश, आप बताइए कि आप तीनों सिस्टर्स हैं माशाल्लाह और तीनों स्क्वॉश प्लेयर्स हैं, तो एक दूसरे को कितनी सपोर्ट हासिल होती है और जब आप प्रैक्टिस करती हैं तो वो कितना हेल्पफुल रहता है, जो कि ये आज दूसरों को, दूसरी प्लेयर्स को तो यकीनी तौर पे हासिल नहीं होता होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हम तीनों साथ ही रहते हैं हर वक्त ट्रायो बन के, तो हम ट्रेनिंग भी साथ करते हैं। हमारी ट्रेनिंग हाँ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिकॉज मैं अलग सी ट्रेनिंग करती हूँ, ये लोग अपने कैटेगरी के लिहाज से ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारा पूरा एक प्रॉपर प्लान बना होता है ट्रेनिंग का। और बाकी हमें हेल्पफुल हम इस तरह के हैं कि मैचेस में अगर मेरा कोई मैच हो तो मेरी बहनें मुझे बता देती है दैट आई सॉ हर मैच, इस तरह खेलना है, या स्ट्रेटजी बनाते हैं हम घर में बैठ के, बातें करते हैं कि ये ऐसी गेम खेलनी है, ऐसी गेम खेलनी, तो या दिस इज़ हेल्पफुल। तो इस तरह हमें बहुत हेल्प मिलती है एक दूसरे से। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपके फादर आपके लिए बड़े सपोर्टिव हैं और आपके साथ हमेशा होते हैं, मदर कितनी सपोर्टिव है आपके लिए, वो कितना इंकरेज करती हैं, या फिर ममा की तरफ से वो सपोर्ट नहीं है, सिर्फ बाबा की तरफ से? नहीं, मम्मा की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें वो एक काम नहीं करने देती, हमारे लिए सब कुछ रेडी रखती है, हमारे कपड़े, हमारे लिए डाइट जो है तो वो वो हैंडल करती है और हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो ये एक टीम वर्क है। और जब हम मैचेस खेलने जाते हैं तो मम्मा हमारे मैचेस लाइव देखती है, हमारे लिए दुआ करती है बहुत ज़्यादा। और उनका भी बहुत बड़ा, हम सब भी आपके लिए ढेरों दुआएं करते हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम अपनी बच्चियों के लिए, और इसी तरह से जम के खेलिए, पाकिस्तान का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी महानूर अली, सहरिश अली और महविश अली, आप सभी का बहुत शुक्रिया।
जी, और ये वो सितारे हैं जो कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपने वालिदैन का तो रोशन करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको हुकूमती सतह पर भी सपोर्ट होनी चाहिए। हम जहाँ पर एथलीट्स की बात कर रहे हैं तो वहीं पर आपको बताएंगे अमेरिकी रियासत ओहायो की एक मुअम्मर एथलीट हैं, 90 साल, और उनकी उम्र जो है वो आप देखें और अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 3 मिनट तक वो जो है डेड हैंग पोजीशन थी, उसके ऊपर उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जनाब। मैं ये सोच ही रही थी कि ये किस तरीके से इन्होंने किया होगा, क्योंकि इस उम्र के अंदर हमारी खवातीन तो हिलती नहीं है, और वो डेड हैंग मोटिवेशन है ये हमारे बुजुर्गों के लिए भी कि भाई आपने खैर एकदम से ये काम नहीं करते ना यूं, उसमें आपके कोई ना कोई क्रैम्स पड़ जाएंगे, क्रैम्स हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप वॉक कीजिए, आप एक्टिविटी कीजिए और मसल्स को मूव रखिए, और फिर इंशाल्लाह नौबत ये भी आएगी कि आप ऐसे कारनामे भी सर अंजाम दे सकें। लेकिन हम देखते हैं कि मगरिब के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने आप को सिर्फ जो एज बढ़ना है उसे हिंसों का चेंज होना ही समझते हैं, और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे ये साबित करते हैं कि उनके दिल अभी तक जवान है। बिल्कुल जी, अब यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, दीगर अहम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और सोशल मीडिया के तेज़ी से बदलते हुए मंजरनामे में फैमिली व्लॉगिंग एक ट्रेंड बन चुकी है, जहां रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात हों, खुशियां हों, आपके गम हों या निजी लम्हात हों, दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं और फिर उन पर व्यूज़ लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब ये रुझानात कुछ ज़्यादा ही संजीदा होते जा रहे हैं, संजीदगी में आती जा रही है, या फिर ये कहा जाए कि कॉन्ट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। कभी आप लड़ रहे हैं, कभी आप एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे हैं, आप किस बात पर यकीन किया जाए और किस बात पर ना किया जाए ये भी समझ नहीं आती है। और व्यूज़ की दौड़ में या उसकी कोशिश में, उसकी हसरत में आप अपनी निजी ज़िंदगी को तो दुनिया के सामने लेकर आते हैं, लेकिन उससे लोगों के मामलात ज़िंदगी कितने मुतासर होते हैं वो जब रिलेट करते हैं इन चीज़ों को। और फिर वही बात जो आप भी बता रही हैं कि कहीं पे उस व्यूज़ के चक्कर में सच और झूठ की तमीज़ करना भी आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये रुझान हमें किस तरफ लेकर जा रहा है, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है, और क्या इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा। डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो दरमियान पैदा हो गई हैं आप, यानी आपके और हमारे दरमियान, ये हालात के पेश नज़र हो चुका है, तो कहीं फ्यूल प्राइसेस का मसला है, फ्यूल एफिशिएंसी का मसला है, या मामला कुछ और है? पहले तो ये बताइए ना। जी, फ्यूल डेफिनेटली मैटर करता है, फ्यूल भी मैटर करता है, मसरूफियात भी मैटर करती हैं। और मैं तो अभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था, ऑफ द कैमरा, कि मैं तो घोड़ा लेने का सोच रहा हूँ। एक बचपन का ये सबसे बेस्ट पूरा हो जाएगा और मैं एंजॉय भी करूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा फैसला है। अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। डॉक्टर साहब, ये जो व्यूज़ के चक्कर में हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को पूरी दुनिया के सामने नमूद नुमाइश के ज़रिए पेश कर रहे हैं, ये रुझान इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? और इससे एक तो ये कि देखने वालों की ज़िंदगियों पर कितने असरात पड़ रहे हैं, फिर इसमें सच झूठ की तमीज़ भी ख़त्म हो चुकी है, तो क्या किया जाए? इसका हल है आपके पास कोई? जी, सबसे पहले तो हमें टर्मिनोलॉजीज को ठीक करना चाहिए। देखें, डिजिटल कंटेंट और डिजिटल गार्बेज में फ़र्क है। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज इन करेंगे तो फिर आप गार्बेज ही आउट करेंगे। हम कंटेंट के नाम पर जो देख रहे हैं, पहले ये बैठ के डिसाइड करें, फैमिलीज बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मैं और आप बैठे हैं, और सोचे कि ये कंटेंट है या गार्बेज है। हम बाजार जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, वहां कचरे का ट्रक भी पड़ा होता है, कचरे का ड्रम भी पड़ा होता है, फूल भी लगे होते हैं। हम कचरे के पास जाना पसंद करते हैं कि फूलों के पास जाना पसंद करते हैं? जिस तरह रियल वर्ल्ड में हम कचरे से दूर रहना पसंद करते हैं, इसी तरह सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम डिजिटल गार्बेज को अपनी जिंदगी से कैसे निकालें। दिस इज नंबर 1। दूसरी टर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लुएंसर की। इन्फ्लुएंसर बजाते खुद एक मुस्बत लफ्ज है। आप सोचिए कि अटेंशन सीकर्स के लिए, अटेंशन हंटर्स के लिए, डिजिटल मैनिपुलेटर्स के लिए, डिजिटल गार्बेज क्रिएटर्स के लिए क्या लफ्ज इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल करना बेहतर है? सिर्फ उस लफ्ज को इस्तेमाल करने से हम, सिर्फ इस एक लफ्ज इन्फ्लुएंसर का लफ्ज इस्तेमाल करने से हम पब्लिक ओपिनियन उनके पलड़े में डाल देते हैं, लोगों की तवज्जो इन्फ्लुएंस की तरफ डालते हैं। एक्चुअली तो वो मैनिपुलेटर्स हैं, वो गार्बेज कलेक्टर्स और गार्बेज स्प्रेडर्स हैं। तो हमें पहली बात है टर्मिनोलॉजी को चेंज करना होगा।
जब भी हम इन लोगों की बात करें तो जो लफ्ज इनके लिए सूट बिल्कुल करता सही कह रहे है हैं आप। हम वो लफ्ज इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं और जी मैडम। ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा अगर आ जाएं, कुछ शख्सियात ऐसी हैं मशहूर जो कि इस वक्त इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बड़ों के जहनों के ऊपर, और एक मखसूस कम्युनिटी है जिसको टारगेट कर रहे हैं वो लोग, और जिनके जहन जो है वो इससे मुतासिर भी हो रहे हैं, जो इन लोगों को देखना पसंद भी करते हैं, जो इनको लाइक करते हैं या व्यूज़ देते हैं। उनके अंदर बहुत सारे नाम हैं। मैं रजब भट्ट और ईमान की बात करना चाहूँगी। बड़े धूमधाम से शादी हुई। रजब भट्ट तो वैसे भी मुतनाज़े ऐप्स यूज़ करने और उनसे पैसे कमाने की जद में रहे हैं, इस तरह के केसेस का सामना भी उन्होंने किया है। लेकिन जो उनकी शादी थी, पहले तो शादी बड़े धूमधाम से हुई, बड़ा कुछ लोगों को दिखाया गया, और उसके बाद हमने देखा कि एकदम से वो रिश्ता टूटने पर बात पहुँच गई, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू हो गया, एक दूसरे की फैमिलीज़ को निशाना बनाया गया, बेटे को निशाना बनाया गया, बेटे को हम सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते, हम उसका चेहरा नहीं दिखा सकते। मतलब इस तरह की एक खिचड़ी सी पकाई गई कि अब असल क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, इस पर क्या कहेंगे आप, और इस फैमिली पूरी के ऊपर क्या कहेंगे जो अपनी बहन को भी बीच में ला रहे हैं और अपनी ही बीवी को, जिसको बड़ी अच्छे से ब्याह कर अपलाते हैं, फिर उसकी किरदार कशी करते हैं या उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो ये मामलात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली इस कपल के ऊपर? ये सबसे पहले मैडम ये बात करेंगे कि ये मशहूर लोग नहीं हैं, रुसवाए ज़माना लोग हैं या बदनाम लोग हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि लफ्जों की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मशहूर एक पॉजिटिव वर्ड है, बदनाम एक असल वर्ड है जो इस कैटेगरी को जस्टिफाई करता है। तो इन बदनाम या रुसवाए ज़माना या इन जैसे लोगों की जब भी हम बात करेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि बेसिकली वो कंटेंट के नाम पर व्यूअरशिप चाहते हैं, उससे उन्हें पैसे मिलते हैं, उससे उन्हें फवायद हासिल होते हैं। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो दुरुस्त हो, वो फेक हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, वो दिखाने की जिंदगी, दिखावे की जिंदगी हो सकती है। लेकिन जो हम समझ रहे हैं कि शायद ये असल जिंदगी है, जरूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पर हमें दिखाया जा रहा है वही असल जिंदगी है। वो व्यूअरशिप के नाम पर ये सारा झगड़ा क्रिएट करते हैं, अपना गंद बाहर दिखाते हैं ताकि लोग उस झगड़े में तवज्जो दें, ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके व्लॉग्स के ऊपर स्पेंड करें, और नतीजतन उन्हें एड मिलेगी, पैसे मिलेंगे, जिससे वो शोहरत समझते हैं, मैं बदनामी कहता हूँ, वो मिलेगा। तो ये सब एक जाल है। अगर हम जानते बूझते जाल में फंसते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारी भी सादा लुही है, बल्कि इससे हमाकत कहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पे ये होता है कि बच्चा अगर किसी गलत ट्रैक पे हो या किसी गलत एक्टिविटी में मुलविस हो तो फिर पेरेंट्स से तवक्को की जाती है कि वो उसको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी व्लॉगिंग का हिस्सा बने हुए हैं, वो भी फैमिली व्लॉगिंग के अंदर पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सारा जो क्राइटेरिया या दारोमदार है वो सिर्फ व्यूज़, पैसा कमाना और यही रह गया है, कोई तरबियत या कोई क्रेडिबिलिटी वो उसकी कोई मायने नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़े से जरा सख्त या बोल्ड अल्फाज इस्तेमाल कर लूं। देखें, पाकिस्तान ही में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनका नाम लेना भी मायूब समझा जाता है, लेकिन बहरहाल बाजार हुस्न पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। उनकी माएँ वहां पर मौजूद होती हैं, जिसे हम नायका कहते हैं, वो भी तो माएँ ही होती है ना। और वो अपनी औलाद के साथ क्या करती हैं ये भी दुनिया को पता है, किस तरीके से उनकी परवरिश करती हैं, किस तरीके से उन्हें परवान चढ़ाती हैं, ये भी हम सबको पता है। तो जरूरी नहीं कि हर माँ वही माँ हो जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में किताबों में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। ये जरूरी नहीं कि ये सबका सब कुछ वो हो। सबसे पहले ये समझिए कि हर रिश्ते वाली माँ वो माँ नहीं है जो मिसाली माँ है। वो उस व्यूअरशिप की जंग में, उस व्यूअरशिप के बिजनेस में उन लोगों की पार्टनर है, साथी है, साझेदार है, और वो उसमें अपना हिस्सा प्ले करती है। जो पार्ट उसे दिया जाता है ड्रामे की तरह, वो उस पार्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से प्ले करती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी बड़े नाम हैं, डॉक्टर नबीहा हैं, हारिस है, हारिस खोखर और नबीहा। डॉक्टर नबीहा की शादी को भी हमने देखा, पहले काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट, फिजा अली का नाम ना ले लीजिएगा। बिल्कुल, और फिजा भी साथ ही शामिल कर लें, वो भी अपनी तीसरी शादी को लेकर जिस तरह से मंजर आम पर आई हैं। एक तो जिस तरह से ये किरदार अपने आप को खुलकर सामने लेकर आते हैं, फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। हमने देखा जिस तरह से डॉक्टर नबीहा ने बहुत सारे मुतनाज़े बयानात भी दे रखे थे पहले ही, दूसरी शादी के हवाले से और दीगर जो बहुत सारी बातें वो एज अ डॉक्टर माहिर नफ्सियात वो किया करती थी। बाद में फिर उन्हें वही बातें बड़ी बुरी भी लगी और फिर वो मंजर पे आकर उन बातों को जो है वो डिफरेंट
डिफरेंट एंगल से पेश करती रहीं। तो ये जो लोग इनको देखते हैं, जो लोग इनको सुनते हैं, जो लोग इनको पसंद करते हैं, उनका क्या किया जाए? उनके जहनों के ऊपर जिस तरह से ये लोग असरअंदाज हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है इन लोगों का? और ये जो मामला आपने देखा ही होगा, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, इस पर क्या किया जा सकता है? मैडम, मक्खियां जो हैं वो हमेशा गंदी जगह पर बैठती हैं, जख्म के ऊपर बैठती हैं, गंदी स्मेल वाली जगह पर बैठती हैं। अच्छी जगह मक्खियों को पसंद नहीं आती। हम इंसानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें गार्बेज पसंद होता है। वो उस गार्बेज में सांस लेना उन्हें आसान लगता है। उनकी जुबान का चस्का, उनकी कानों की जो तलब है ना, वो चुगलियों की, गीबत की, गालियों की, वल्गैरिटी की, वो इन चीजों से पूरी हो रही होती है। तो ये दोनों तरह के तबके हैं। अब अलमिया ये हुआ कि हमारे सोशल मीडिया पे चूंकि किसी भी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो आप लोगों का मीडिया है, डिजिटल मीडिया नहीं, जो आप लोग कैमरा के तहत की कानून तो है ना, उन्हें फॉलो करना पड़ता है आपको, जबकि सोशल मीडिया पर ऐसा फिलहाल कोई भी मामला नहीं है। तो लेकिन लगता है कि इन लोगों की ही बदौलत अब नरगे में आने लगा तमाम सोशल मीडिया भी। लेकिन बात यह है कि आपने तशबीह दी इनको मक्खियों से, बैलेंस तो जरूरी है। तो हम ये समझें कि हमारे माशरे में अक्सरियत अनफॉर्चुनेटली इन्हीं मक्खियों की है जो इस तरह का मुतनाज़ कंटेंट या फैमिली व्लॉगिंग देखने को तरजीह देते हैं, ना कि किसी इंटेलेक्चुअल को या कोई लर्निंग। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इन्हें सपोर्ट करता है। आप चंद सेकंड के लिए वहां पर रुक जाते हैं तो बार बार उस तरह की वीडियोस आपको सपोर्ट की जाती है। अभी एल्गोरिदम भी आपको उसी तरफ लेके जा रहा है। अब अलमिया ये हुआ कि इन लोगों को, जिन्हें मैं डिजिटल मैनिपुलेटर कह रहा था, लायर्स हैं, झूठे हैं, इन सबको सोशल मीडिया पर एक ऐसी हाइप मिली कि चाहते या ना चाहते हुए भी इन्हीं की चीजें सामने आ रही हैं। अलमिया, इससे बड़ा अलमिया ये कि मैं और आप आज इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमारे शायाने शान ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे माशरे को, हमारी जनरेशन है, हमारी यूथ है, मुझे और आपको बैठ के ये डिस्कस करना पड़ रहा है कि इस कचरे को साफ कैसे किया जाए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को, हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को ये बड़ा शिद्दत के साथ मुतासर कर रही है चीज़। उनको लगेगा कि शायद यही एक बेहतर जरिया है, पढ़ाई या डिग्रियां हासिल करना या काबिलियत हासिल करना मायने नहीं रखता। तो इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को डिस्कस करना और इनका असल चेहरा दिखाना कि ये कितना नुकसानदेह है। जी, इसीलिए मजबूरन बैठ गए हम लोग आज। दुरुस्त। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे सोसाइटी के लिए एक दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को चाट रहे हैं, हमारे लिए नासूर बन गए हैं हमारी सोसाइटी के लिए, इनका कोई सदेबाब, कोई इलाज तो होना चाहिए। और इस तरह के अकाउंट्स को बैन किया जाना, इस तरह के कंटेंट को बैन किया जाना, ये कितना ज़रूरी हो चुका है? क्योंकि अगर हमने ये आज इस पर रोक ना लगाई तो कल को हमारे, आपके, हम सब के बच्चे, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो इसी को सच मान बैठेंगे, इसी को हकीकत मान बैठेंगे। जी, ना सिर्फ ये कि इस तरह के कंटेंट को बैन करना चाहिए, बल्कि मैं तो इससे और आगे जाने को तैयार हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरह सीसीडी, इन्होंने पुलिस का एक डिपार्टमेंट बनाया है जो मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम करता है, इस तरह के डिजिटल मैनिपुलेटर्स के लिए भी उसी तर्ज का कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए। लेकिन सीसीडी तो डायरेक्ट ठिकाने लगाता है, वो तो ऊपर का टिकट कटवा रहे हैं सारों का। जी देखें, आप अपने घर में अगर कचरा जमा कर रहे हैं तो वो आपका फेल है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप अपना कचरा मेरे घर फेंक रहे हैं उस स्क्रीन के जरिए, उस मोबाइल के जरिए। अब आपका कचरा जब मेरे घर तक पहुंच रहा है तो फिर मेरी स्टेट का और मेरा ये हक बनता है कि हम आपका हाथ तोड़ दें। तो इस पे कानून साजी की जाए, सख्त किस्म की कानून साजी की जाए। इन्होंने जो माल से कमाया है उस माल को भी इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जो हम इस वक्त सूरत हाल जिससे हम गुजर रहे हैं, बीसिद रैपर एक वो भी इसी तरह से कंटेंट बनाता है और वो सोशल मीडिया पर बड़ा मशहूर हुआ है। उसके घर पर चोरी हुई है, लेकिन लोग अब ये बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स हासिल करने के लिए या अटेंशन हासिल करने के लिए किया जा रहा है, एक ड्रामा रचाया जा रहा है, कोई उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा। तो ये वही जो भेड़िया आ गया, अब यही शायद इन लोगों के साथ होने लगा है कि अब कोई इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। जी बिल्कुल, वो शेर आया भेड़िया आया, भेड़िया वाली बात इनके ऊपर इसलिए एग्जैक्ट लागू हो रही है। और इससे पहले जो आपने डॉक्टर नबीहा का नाम लेकर बात की, उसमें भी यही हुआ कि एक या दो नहीं, सैकड़ों झूठ सामने आ चुके थे। अब अगर आज वो खातून सचमुच में की बात करे तो लोग उसे हंसते हुए लेते हैं कि अभी एक और ड्रामा हमारे सामने आ गया। तो इन तमाम व्लॉगर्स के साथ ना सिर्फ ये होने लग गया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इनके बच्चे भी इसी मामले को आगे सफर करेंगे। जब ये स्कूल कॉलेजेस जाएंगे तो उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ेगा इनके पेरेंट्स की वजह से। उनकी प्राइवेसी को जिस तरीके से डैमेज किया गया,
अच्छा, चाइल्ड लेबर का कानून यहाँ पर कहाँ चला जाता है? आप चाइल्ड लेबर का कानून जो बाइज्जत तरीके से कमाना चाहे, वहां पर तो चाइल्ड लेबर का कानून अप्लाई होता है, मगर जो बाइज्जत की बजाय उन बच्चों को बताए बगैर उन्हें इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे पर पता नहीं बच्चे का हक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस बारे में भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को बहुत सीरियस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर कानून साजी भी होनी चाहिए, सख्त किस्म के इकदाम भी होने चाहिए, अब वैसे तो रुझान हमें लगता ही है कि इनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी बहुत कमी आई है। वो रजब भट्ट हो गया, डॉक्टर नबीहा हो गई, डॉक्टर फिजा हो गई, जो कि अपनी तीसरी शादी को बड़ा प्रमोट कर रही थी और अपने ही मियाँ का एक दिन सूट पहन के आ गई सेट पे और कहती हैं कि लोग मेरे मियाँ से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं आज अपना मियाँ बन के आ गई हूँ। तो ये इस तरह की जो ज़हनी हालत है, इसके ऊपर कोई इलाज भी तो इनका होना चाहिए। पाबंदी तो लगनी चाहिए, लेकिन इनका इलाज भी तो होना चाहिए। देखिए, कुछ लोग जब मावराए इलाज होते हैं, अगर से हमारा टॉपिक तो ये सोशल इश्यूज है, सियासी इश्यूज तो नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट को भी इलाज की जरूरत है। पूरी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट उसका इलाज नहीं कर पा रहे। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है, मगर या तो वो खुद अपना इलाज करवाने को तैयार नहीं, या वो इलाज की कैटेगरी से बाहर जा चुके हैं। तो दोनों सूरतों में अगर वो इलाज की कैटेगरी से दूर जा चुके हैं तो फिर उनकी जगह सुलाखों के पीछे है, खा वो सुलाखे पागल खाने की हो, खा वो सुलाखे जेल की हो। क्योंकि आप अपना कचरा मेरे और अपने बच्चों के ऊपर फेंक रहे हैं, मेरे बच्चों पर, आपके बच्चों पर, हत्ता कि वो अपने बच्चों को भी उस कचरे में इंडल्ज कर रहे हैं। और जहां पर उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज सामने आती हैं, लोगों को डिफेम कर रहे हैं, वहां पर डेफिनेटली उनकी जगह जेल है, ताकि आइंदा से किसी को किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत ना हो। लेकिन पागल पहले पागल माने भी तो सही। बिल्कुल। और इस क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि हम डॉक्टर साहब ये देख रहे हैं कि हुकूमत का फोकस तो बस इस चीज़ पे होता है कि उनके सियासी मुखालिफिन क्या कर रहे हैं, उनको किस तरह से काउंटर करना है। उसके लिए हमने देखा कि अरबों रुपया लगा दिया गया फायर वॉल लगाने में, पूरा पाकिस्तान उससे मुतासर हुआ, मकासद फिर भी हासिल नहीं हो सके। लेकिन जो हमारे माशरे को, हमारी मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई मैकेनिज़्म बन पाएगा? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? कौन सी बॉडी होगी? क्या सज़ाएँ होंगी? आपको लगता है काबिल अमल है ये? तजवीज़ तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकेगी, या इसी तरह से हमें खुद से कोई बीड़ा उठाना होगा आवाम को? देखिए, काबिल अमल इसलिए है कि अगर तौहीन अदालत का कानून है, तौहीन पार्लियामेंट का कानून है, तौहीन वजीर का कानून है, तो फिर हमारी अकदार की तौहीन का, तौहीन सकाफत का भी कानून होना चाहिए। तौहीन सकाफत का कानून भी हो सकता है। दूसरी चीज, हमारी गवर्नमेंट जिस चीज को बहुत ज्यादा आजकल पसंद करती है, या उनकी जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा किया जाए, उसकी जो भी वजूहात है वो मुझे नहीं पता कहाँ पे इन्होंने खर्च करना होगा, लेकिन आप इस चीज को इस एंगल से भी देख सकते हैं कि इस तरह के क्राइटेरिया बना के इनके तमाम असासे जब्त कर लिए जाएं, क्योंकि ये तमाम के तमाम असासे जिसे ये दिखाते हैं, ये इन्होंने गैर कानूनी तरीके से मेरे और आपके घरों में मुदाखलत करके कमाए हैं, हमारी सकाफत को, हमारी कल्चर को, हमारी अफकार को पामाल करके कमाए हैं। इखलाकी गिरावट की हमारी सोसाइटी ने, इखलाकी गिरावट इसमें बहुत ज्यादा नजर आती है। एक और है ये सहर हयात समी, ये दोनों मियां बीवी का अगर मैं थोड़ा सा तस्करा ना करूं, इनका मामला भी मैं आरिफ सदीकी साहब से शेयर करना चाहूंगी। रियासत जब्त कर लिया जाए और रियासत उसे। डॉक्टर आरिफ साहब, आप ही से जानना चाहूंगी, ये जो अभी एक और किरदार हैं, सहर हयात हैं, समी, ये दोनों मियाँ बीवी भी सोशल मीडिया पर अपने आप को काफ़ी व्यूज़ लेकर और लाइक्स लेकर मनवा चुके हैं। अभी वो बीवी सामने आई हैं और वो कहती हैं जी मेरे से शौहर ने जिस तरह की डिमांड्स की हैं, मैं रोती भी वो बता रही है सोशल मीडिया पर, तशद्दुद हमला होते हुए उस पर किया है। फिर मुझे कहा गया, मुझसे डिमांड की गई कि जी मेरे पाँव का अंगूठा मुँह में डालो तो मैं तुम्हें अलग घर ले दूंगा। कपल्स मौजूद हैं जो कभी हमदर्दी की आड़ में, कभी दोस्ती की आड़ में, कभी मोहब्बत की आड़ में पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात मुझे तो कभी कभी यूं भी लगता है कि ये फंडेड अकाउंट्स होते हैं जिन्हें फंडिंग की जाती है कि हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा करो। इसके नतीजे में आई डोंट नो कि कौन कौन सा हिडन एजेंडा और कौन कौन से हिडन प्लेयर्स होंगे जो आने वाले चंद सालों में सामने आएंगे। मिसाल के तौर पर जब आप रजब भट्ट की बात कर रही थी तो आपने बताया कि वो जुए की एप्स और दूसरी गैर कानूनी एप्स में वो मुलव्वस पाया गया। वो पता नहीं कब से मुलव्वस था और सामने बात अब आई है। इसी तरह इन लोगों के पीछे भी जो लोग हैं, जो इदारे यानी कि मनफी इदारे, वो मौजूद हैं, वो कौन है और किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है कि चंद सालों के बाद हमारे सामने ऐसी चश्मकुशा रिपोर्टें आए कि हमें अपने तमाम के तमाम थिंकिंग पैटर्न पर दोबारा से गौर करना पड़े।
बहुत बिल्कुल शुक्रिया सही। डॉक्टर और आरिफ सिद्दीकी, आप ठीक कह रहे हैं। और इस पे मुआशरे को भी किरदार अदा करना, हुकूमत को भी कोई मैकेनिज़्म बनाना होगा। और इसमें मैं तो कहता हूँ कि तमाम शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो हमारे असातिज़ा हों या उलमा कराम हों, उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल। और कोई नतीजे पर पहुंचा जाए कि इस फैमिली व्लॉगिंग को माशरे को तबाह करने का जो बायस बन रही है, इसका सदेबाब वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो कि हमारी इक़दार, हमारी रवायात से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उसको, उस कंटेंट को इस तरह से मंजराम पर नहीं आने देना चाहिए, या फिर जो इखलाकी गिरावट की वजह बन रहा है, हमारे बच्चों में इखलाकी गिरावट की वजह बन रहा है, उस कंटेंट को बिल्कुल अभी के अभी रोकना होगा। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात कर लेते हैं कुछ PSL सीज़न 11 की, जिसके दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। और आज होगा इस पहला जो फेज़ था उसका आखिरी मैच, और भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ लोग इसको देख भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। लाहौर में खेले गए एक अहम मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। तो यूँ अगर फतवाहत की बात की जाए तो वो भी 3 हो चुके हैं मुल्तान की, और 3 हो चुकी हैं नाकामियाँ क्वेटा की। जी हाँ, और कोयटा ने पहले बैटिंग करते हुए 167 रन का हदफ दिया था, जिसमें कप्तान सऊद शकील ने सेंचुरी भी बनाई थी। और जवाब में मुल्तान सुल्तान ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए हदफ 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया, जिसमें स्टीव स्मिथ हैं, शान मसूद हैं, जिन्होंने उम्दा इनिंग्स खेली है। और ये मुल्तान सुल्तान की तीसरी कामयाबी, जो कि जुनैद भी कह रहे हैं, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की ये तीसरी शिकस्त है। दूसरी जानिब हम अगर देखें तो टीम रावलपिंडीज़ ने वो भी मुसलसल 3 नाकामियों का सामना कर रही है। और जो एक नई टीम है, मुकाबला भी है जी। बिल्कुल, और जो एक नई टीम और भी शामिल की गई है, वो भी हम देख रहे हैं, हैदराबाद किंग्समैन, वो भी नाकामी का सामना करें। तो जो दोनों नई टीमें हैं, गो के नई टीमें हैं, इसलिए भी शायद वो उस तरह से अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रही या परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो हमारे साथ अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स ताज़ियाकार मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अहमद भाई, और आप ही से जानेंगे जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। जो दोनों नई टीमें हैं, मुझे उनके हवाले से काफ़ी मैं परेशान हूँ कि वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही। गो के नई टीमें हैं, कॉम्बिनेशन जो है वो एक बार बनता है जब, तो उसके साथ compete करना या उसके साथ मैदान में उतरना मुश्किल होता है। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में वक्त लग जाता है, लेकिन फिर भी कुछ तो परफॉर्म करें। दोनों टीमें परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। वेल आई थिंक ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। अगर हम पहले हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है, लेकिन आई थिंक उसमें एक तो उनके ऑनर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और ऑनर्स की इन्वॉल्वमेंट जब हद से ज़्यादा हो फ्रेंचाइज के मामलात में, तो फिर कहीं ना कहीं आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरा, उनके कॉम्बिनेशन के हवाले से भी बात हुई थी शुरू से ही कि उनका कॉम्बिनेशन एज सच अप टू द मार्क नहीं नज़र आता। कल के मैच में भी अगर आप देखें तो रफ़ात मिन्हास और नवाज़ ने जो विकेट्स लिए हैं उसी से मुल्तान की टीम कल का मैच जीती है। तो कहीं ना कहीं बेशक यहाँ पे विकेट्स 190, 200, 200 प्लस वाली हैं, लेकिन जो स्पिनर्स हैं वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और हैदराबाद की टीम के पास सैम अयूब या मार सदाकत के अलावा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है उस तरह से, जो उनको ख़ास तौर पे 8वें से 16वें ओवर तक मिड इनिंग्स में कोई ब्रेक थ्रू दिलवा सके। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आया है। फिर ओवरऑल अगर देखें तो उनकी बैटिंग की जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक सैम अयूब और मार सदाकत के इर्द गिर्द ही घूमती है। फिर कैप्टन भी उन्होंने उस बंदे को लगाया, मार्नस लबुशेन, जिसकी पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट में सिवाय बिग बैश के और PSL की जगह नहीं बनती, और कैप्टन लगाया। जाहिर है अब उसको तो आइडिया नहीं है ऐसा जितना प्लेयर्स के हवाले से, लोकल प्लेयर्स के हवाले से कि किस प्लेयर का क्या पोटेंशियल है और क्या होना चाहिए। तो पिंडी की टीम का थोड़ा सा डिफरेंट है कि उनके पास बड़े नाम तो हैं जैसे मोहम्मद आमिर, नसीम शाह वगैरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बड़े नाम ही परफॉर्म नहीं कर रहे। और परफॉर्म तो दूर की बात है, मेरे ख्याल में वो उल्टा उनके ऊपर एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद आमिर की भी अगर आप देखें तो उनको भी पिटाई लग रही है, नसीम को अगर आप देखें पड़ी, फिर वो इंजर्ड हो गया बाहर हो गया। तो जब आपकी बॉलिंग इस तरह की होगी कि आपके मेन बॉलर्स ही पिटाई खाएंगे, तो फिर आप यंगस्टर से क्या उम्मीद रखेंगे। और ऐसी विकेट्स पे अगर आप 200 प्लस रन्स करेंगे भी, तो अगर आपके मेन बॉलर्स मार खा लेंगे तो वो 200 रन चेस भी हो जाएंगे, जैसे हमने देखे हैं ज़ल्मी के अगेंस्ट 200 करने के बावजूद पिंडी की टीम मैच हार गई। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर ये पिछले मैच की बात की जाए, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए, मुल्तान के ख़िलाफ़ कोयटा की हार,
167 रन से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर एक जो मैच आज होने जा रहा है उसके अंदर आपको क्या तवक्को है कि किसका पलड़ा भारी होगा, जिसमें कोयटा और इसके साथ हम देखेंगे मुल्तान और रावलपिंडी आमने सामने होंगे? देखिए, मुल्तान को मैं ये समझता हूँ कि इस पीएसएल की सबसे आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये पीएसएल जीतने के लिए। और मैं बड़ा सरप्राइज हूँगा अगर मुल्तान की टीम ये पीएसएल ना जीते। उसकी वजह ये है कि आप अगर उनकी बैटिंग देखें तो बैटिंग आपको कंप्लीट पैकेज नज़र आती है। आप उनका स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो वो कल भी प्रूव हो गया है कि वन ऑफ द बेस्ट है इस लीग में। और अगर आप फास्ट बॉलिंग देखें तो वो भी काफ़ी हद तक आपको कंप्लीट नज़र आती है। अब मुल्तान की टीम ने जो एक डिफरेंस क्रिएट किया वो बाकी फ्रेंचाइजीज से थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह से है कि बाकी फ्रेंचाइजीज ने भी ओवरसीज प्लेयर्स को कैप्टन लगाया और मुल्तान ने भी एशटन टर्नर को लगाया है कैप्टन। लेकिन जब ड्राफ्टिंग का प्रोसेस हो रहा था, जब टीम्स बन रही थी, प्लेयर्स पिक हो रहे थे, तो उस वक्त एशटन टर्नर इन्वॉल्व थे उस ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में अपनी फ्रेंचाइज के साथ। इसलिए मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा बेहतर पता है हर एक प्लेयर के पोटेंशियल का और वो टीम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि मार्कस लम्बरशेन है या डेविड वार्नर हैं तो वो कैप्टन तो बने हुए हैं अपनी अपनी फ्रेंचाइज के, कराची और हैदराबाद के, लेकिन वो क्योंकि ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे जिस तरह से एशटन टर्नर इन्वॉल्व थे। तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि टीम को उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं है और टीम को वो जेल इन कैप्टन। सो आई थिंक ये गौर शाह को मैं एक क्रेडिट देता हूँ जो कैप्टन है, सॉरी ऑनर है मुल्तान सुल्तान की, कि एक तो उन्होंने बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जाके टीम खरीदी और आई थिंक ये टीम मोमेंट पे खरीदी लेकिन होमवर्क उन्होंने पहले से किया हुआ था और खुद भी क्रिकेटर रहे हैं तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया। दूसरी तरफ पिंडी की टीम, वही बात है कि पिंडी की टीम ने अगर आज का मैच जीतना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मेरे ख्याल में बॉलिंग का परफॉर्म करना है, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी बुरी नहीं है, बैटिंग कुछ कर रही है। और बैटिंग में मुझे ये लगता है कि ओवरऑल पिंडी की टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी बहुत मैटर करती है। देखें, रिजवान ने जब T20 से ड्रॉप हुए या वनडे की कैप्टनसी से उनको फारिग किया गया तो उन्होंने एक तो ये कहा कि जी मुझे जवाब दिया जाए, मुझे कैसे वनडे की कैप्टनसी से हटाया, T20 से फारिग किया गया, फिर उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करता। तो देखें, जब आप इस तरह के स्टांस लेते हैं एक तरफ आपकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल ये सब लोगों को सही साबित कर रहे हैं कि उन्होंने अगर आपको T20 से फारिग किया और कप्तानी से हटाया, आपको तो बल्कि और में आके आपको अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए था और साबित करना चाहिए था कि जो भी फैसले किए गए उनके अगेंस्ट वो गलत हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टाइम की कमी थी। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, और बड़े खूबसूरत तज्जिया। आप देखते हैं कि कौन सी टीम आज का मार्का अपने नाम करती है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ जानेंगे सितारों का अहवाल। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी का सेगमेंट आप सबका फेवरेट के सितारे क्या कहते हैं। और इस हफ्ते की जो सितारों की चालें हैं, सियारों की गर्दिश है, वो इंसानी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके से हम पर असरअंदाज हो सकता है ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उनसा शाह, माहिर इल्मे नजूम। जी उनसा, आपको सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं और ज़रा एक एक करके फिर बता दीजिए कि कैसा गुजरने वाला है हफ्ता हमारे देखने वालों का। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जी शुरू करते हैं एरीज से। और एरीज का जो आने वाला हफ्ता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा पैसों को लेके आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है जो चीटिंग का कार्ड भी है, कि वो आपको पैसों को लेके धोखेबाजी आपके साथ कर सकता है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पैसों को लेके आपने किसी पे भरोसा नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है। शादी के हवाले से वर्ल्ड का कार्ड है, तो शादी के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। इस वक्त जो लोग सिंगल हैं वो शादी कर सकते हैं, या जो लोगों की पहली शादी कामयाब नहीं हुई है तो दूसरी शादी भी कर सकते हैं। फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी भी हो सकती है कारोबार में, जॉब में, थोड़ी जॉब इनसिक्योरिटी भी आप फील कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ही, और अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट पे भरोसा करना चाहिए। ये हफ्ता टॉरस वालों के लिए काफ़ी मसरूफ़ रहेगा, काफ़ी बिजी रहेंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके कारोबार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हावी रहेंगी।
जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई वालों के लिए तो मैरिज, शादी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग सिंगल हैं और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नजर आ रही है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नजर आ रहा है। फिर औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं बिजनेस या जॉब के हवाले से, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कैंसर की बात करते हैं, कैंसर वालों को सेहत का बहुत ख्याल रखना है, रेस्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अपनी सेहत का जो सही से जो है ना वो चेकअप वगैरह करवाइए। फाइनेंशियली थोड़ा लॉस हो सकता है, या घर में चोरी या कोई आपकी कोई कैश, आपकी ज्वेलरी, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत एहतियात से रखें, वरना कोई चोरी भी हो सकती है। लियो की बात करते हैं, लियो वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है लियो वालों के लिए। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई जॉब ऑफर हो सकती है, जॉब मिल सकती है, बिजनेस के हवाले से खुशखबरियां नजर आ रही हैं, ट्रैवल आप कर सकते हैं और शादी के लिए भी लियो वालों का बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है। फिर वर्गो की बात करते हैं, वर्गो वाले जो हैं उनके लिए जो कार्ड है वो भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेकर कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, कोई लॉटरी आपकी निकल सकती है, या आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां से आपको प्रोग्रेस नजर आ रही है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल सकता है। फिर शादी को लेकर भी कोई गुड न्यूज़ या बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। फिर बात करते हैं लिब्रा वालों की, और लिब्रा वालों के लिए ट्रैवल बहुत अच्छा है। फिर सेहत, अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो सेहत आपकी आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग नज़र आ रही है। किसी के साथ झगड़ा, कोई फटा हुआ है तो वहाँ से भी आपका पैचअप हो सकता है, या कोई डिवोर्स के मामला चल रहे हैं या कोई सेपरेशन है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। कोर्ट में अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। घर, अपना मकान जो है वो चेंज कर सकते हैं, रेनोवेशन हो सकती है, या कोई नया घर भी खरीद सकते हैं। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, स्कॉर्पियो वालों के थोड़े काम डिले हो सकते हैं इस हफ्ते, यानी कि कोई काम में रुकावट आ गई, पैसे कहीं फंस गए, या जॉब को आपने इंटरव्यू दिया है वहां से कोई डिले आ सकता है। शादी में डिलेज हो सकते हैं, लेकिन ये वक्ती डिलेज हैं, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, और उसके बाद जो है, जो भी आपका मकसद है या आपकी जो मंजिल है उस पे आप पहुंच जाएंगे, जो आपका गोल है वो आप अचीव कर लेंगे, यानी कि आपके पैसों का मसला भी हल हो जाएगा। थोड़ी रुकावट, थोड़ा लेट होगा, शादी अगर नहीं हो रही तो डिले हो गया, लेट हो गया, लेकिन फिर हो जाएगी। ठीक है, अगली बारी किसकी उनसा? बात सेजिटेरियस वालों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे ही पैसे नजर आ रहे हैं, और इनकी भी लॉटरी लगने वाली है। जी बिल्कुल, लॉटरी भी लग रही है। किसी चीज को लेकर आपने बहुत मेहनत की है, अपना बिजनेस वो किया है तो उनको फायदा हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट, इनहेरिटेंस मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल नहीं हो रही तो वो सेल हो जाएगी, वहां से कोई आपको फायदा मिल सकता है। फिर कोई जो है सैलरी आपकी बढ़ सकती है, जो भी आपकी मंथली इनकम है उसमें इजाफा हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, उनके लिए थोड़ा डेविल एनर्जी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं। अगर ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और रिलेशनशिप है या उसमें कोई धोखेबाजी हो सकती है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई ब्लैकमेलिंग हो सकती है। तो उस चीज को लेकर आप अपने एक्वेरियस की बात करते हैं, एक्वेरियस वालों के लिए भी गुड न्यूज है, स्पेशली शादी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों को लेकर गुड न्यूज। फिर पाइसेस वालों के लिए जो है वो अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, और शादी को लेकर उनके लिए अच्छा टाइम नजर आ रहा है। मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नजर आ रही है, और पैसों के हवाले से जहां अगर आपके पैसे फंसे हुए थे तो वहां से आपको रिकवर हो जाएंगे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। खुश रहिए उनसा, आबाद रहिए और इसी तरह से कामयाब रहिए। प्रोग्राम खत्म हो चुका है, हमने कोशिश की कि आपको तमाम सितारों का हवाल बता दिया जाए। यहाँ पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।